गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8th। जो हमारा चैप्टर उस दिन रह गया था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आगे। और देखते हैं आगे। प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे आज हम। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत में काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी का ऐसा कठपुतली नवाब चाहते थे जो व्यापारिक रियासतें और सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करें। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी एक को नवाब बना दिया जाए, जो कंपनी कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया और गोदाम पर ताला लगा दिया। अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे करने के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ते के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद से मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र ने कारगुजारियाँ भी की थीं। उसके बाद यहाँ टुकड़ियाँ हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने कहकर अपने हाथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाए। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों ने बिना लड़ाई के ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे कंपनी को कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्दी कंपनी को एहसास होने लगा कि रास्ता भी आसान नहीं था। कठपुतली नवाब हमेशा इशारे पर नहीं चल सकते थे और ये एक सम्मान और संप्रभुता का दिखावा ही करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती। मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। और परेशान करने लगा। तो बक्सर लड़ाई 1764 में भी हारना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों में से निपटने, व्यापारी ज़रूरतों तथा खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी को ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाब के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हम खुद की नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व समस्या हल हो गई थी और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इसकी वजह से यह समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। बंगाल दीवानी मिलने के बाद ब्रिटेन सोना की लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत में होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे पर चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी के भारत में सूती कपड़ा, रेशम कपड़े खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों के निर्माण पर लागत उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही है कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फ़ायदे भी थे। कंपनी को हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नस्ली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने मद्रास में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी और 1743 में जब इंग्लैंड में मद्रास अब चेन्नई आया तो उसकी उम्र 18 साल थी और 1767 में
वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत 440 40,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर ने अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत से सेंधापस्त लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोप में बरी तो कर दिया, लेकिन 1774 में उसे आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यहाँ भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत से रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टून में उसका मजाक उड़ाया जाता था। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 में 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों कब्जे की प्रतिक्रियाओं को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी के सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया गया। किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया गया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिमेंट तैनात कर दिया। ये कंपनियां राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, उनका काम करती थी। रक्षा करना, उनके आगे बढ़ना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें कंपनी के अफसर ही बैठ सकते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि का भी थोप दी। जो रियासतें बंदोबस्त को मान लेती थीं, अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। कंपनी सुरक्षा मिली थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा, उदाहरण के लिए चर्च वैले जी गवर्नर जनरल 1798 और 1805 था, उसका अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा देने से चूक गए थे। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने कहा है कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है। चीज़ें आराम से चलती रहती है तो शासन का काम रेजिडेंट की दखलंदाजी बिना सब कुछ चल जाता है। तो हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान। शहर मैसूर कहा जाता है टीपू सुल्तान को। जब कंपनी को आत्म राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर का उदाहरण से बात समझ में जा सकती है। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 और उसका विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, जिसका समय है 1782 से 1799। शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर उसे होने वाला व्यापार मैसूर रियासत में कंट्रोल में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची और खरीदती थी और लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिया गया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को कंपनी के साथ व्यापार पर रोक लगा दी थी। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों के संबंध विकसित किए और सेना आधुनिकीकरण किया था। कंपनी को फौज, अब हम देखेंगे सुल्तान के इस कदम से अंग्रेज आग बबूला हो गए और हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे और अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को कंट्रोल करना और कुचलना ज़रूरी है। मैसूर के साथ अंग्रेज़ों को 4 बार जंग हुई और श्रीरंगपट्टनम के आखिरी जो सुल्तान मारे गए। मैसूर का राजकाज पुराने बोडिया राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया और मैसूर की सहायक संधि थोप दी गई।
इसके बाद हम कल पढ़ेंगे इसके बाद हम कल पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे से तैयार करना है। बाकी हम मराठों से लड़ाई पढ़ेंगे और आगे काफ़ी डिस्कस करेंगे।